अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। खबर ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है। जी हाँ, ये वो खबर है जिसने ख़ास तौर पर अमेरिका में हलचल मचाई हुई है और ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि आया डोनाल्ड ट्रंप का जो अंजाम है वो अमेरिकी सदर, बड़े हैंडसम सदर हुआ करते थे, खूबसूरत थे, उनकी अच्छी पर्सनैलिटी थी, जॉन एफ कैनेडी, उनको असैसिनेट कर दिया गया था। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहूदी लाबी की मुखालफत की थी, सुहूनी लाबी के वो खिलाफ थे। और जो इसराइल का जौहरी प्रोग्राम है, जॉन एफ कैनेडी ने उसकी मुखालफत की थी और वो उसके भरपूर मुखालफों में शामिल थे। उसके बाद उनको असैसिनेट कर दिया गया। अब ट्रंप के हवाले से ये मैं कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि उनका मीडिया और ख़ास तौर पर जो ट्रंप के करीबी हल्के हैं, जो ट्रंप को करीब से जानते हैं, जो शख्सियात हैं, वो इस हर्षे का इजहार कर रही हैं कि जो भी सुन्नी लाबी के खिलाफ चाहता है उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। अब ट्रंप ने जिस तरह ईरान इसराइल जंगबंदी करवाई एक ट्वीट के ज़रिए, और फौरी नेतन्याहू को ये धमकी लगाई कि अपने जो पायलट है या जहाज़ है वापस मोड़ो, तो फिर भी उन्होंने जहाज़ उड़ाए, तो ट्रंप ने शट अप कॉल दी। और इसराइल जो अमेरिका का लाडला बच्चा हो जिसे कहते थे, ट्रंप ने बड़ी पंचायत में, यानी पूरी दुनिया के सामने, नेतन्याहू को 2-3 चपेरे करवा दी अपना बाबा ऊपर रखने के लिए। एक तो ये मैंने मौजू डिस्कस करना है, और दूसरा जो मौजू है वो इंतहाई अहम है कि जो ऑयल की वार है, इकॉनमी जिसे कहते हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी जवाद रिजवी मौजूद हैं। इसी जगह हमने वीला किया था जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज जनरल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के ज़ोहराने पर गए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तारीफ़ की थी। तो हमने इनसे राय जानने की कोशिश की थी कि वहाँ पर क्या बातें हो सकती हैं। तो इनका एक ये कहना था कि तीसरी आलमी जंग नहीं फ़िलहाल होगी, दुनिया तीसरी आलमी जंग की बातें कर रही है, वो नहीं होगी। तो इनकी जो प्रेडिक्शन है या तज़िया है साथ हुआ। फिर इन्होंने ऑयल की बात की, और उस वक्त अपनाए हरमज़ की कोई बात नहीं कर रहा था जिसको ईरान ने बंद करने का कहा। और उसके फौरी बाद अमेरिका ने चाइना को दरख्वास्त की कि ईरान को ऐसा करने से रोके। मैं बात कर रहा हूँ तेल की। और उसके बाद अमेरिका ने यह भी कहा कि चीन जो है वो ईरान से तेल खरीद सकता है। तो इन्होंने ये पहले ही तज़िया दे दिया था कि ये जो सारा गेम है ये इस जानिब जाएगी। तो जवाद भाई, अब आपने बात करनी है। मैंने तो अपने इंट्रो में बता दिया, एक तो ट्रंप यहूदी लाबी, उनकी जान को खदशा, उसके अलावा मोदी को शेर बना लेना, और साथ अब ये जो ऑयल वाला मामला है। अब आप आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? देखिए, पहली बात जो है मैं इसके ऊपर कहूँगा, जो ट्रम्प की है, लोग कहते हैं ट्रम्प इज़ अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रम्प इज़ नॉट अनप्रेडिक्टेबल। ट्रम्प के माइंड में क्या चल रहा है, वो किस चीज़ों को लेके जा रहा है, वो लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। अगर आप देखें तो ट्रम्प हर किसी जो किसी सवाल कोई चीज़ पूछा जाता है तो उसको कहता है इन 2 वीक्स। जब ईरान के ऊपर हमले की बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आप कब तक हमला या किस वक्त हो सकता है, तो उसने कहा इन 2 वीक्स, और दूसरे दिन उसने हमला कर दिया था। तो ये एक ट्रम्प का एक, जिसे कहते हैं ना, एक उसका ये तकिया कलाम है, इन 2 वीक्स। वो अगर आप उसकी बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म की लेकिन प्रेसेस जवाब भाई, देखें, इस तरह चस्केबाजी में वो ना हो नहीं कि वो खुद ही उसकी, वो गाड़ी के नीचे आ नहीं जाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ठीक कि है। उसको पता होता है वो क्या कैलकुलेटर चल रहा है। पहली बात, उसी की कैलकुलेशन में अब देखें, अमेरिका के अंदर भी जो सेहूनी लॉबी है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठती है, लेकिन वो ऐसी ऐसी जगहों पे कब्जा जमाए बैठे हुए हैं कि लोग वहाँ पे उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते या कुछ कर नहीं पाते। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प वाहिद ऐसा प्रेसिडेंट आया है अमेरिका की हिस्ट्री में जो उनको कमज़ोर कर सकता है, वो उनको तोड़ सकता है, और जो वो कहते हैं ना अबव अमेरिका, सबसे ऊपर है, वो उसको अमेरिका को वहां पे ले जाने की यानी कोशिश वो कर कहते हैं सकता है। सूनी शूनी कुछ वो नहीं है, उनको भी वो अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका हाँ, फर्स्ट। देखें ओके। वो सेहूनी जो है वो अमेरिकन को भी ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर हो गई ईरान और इसराइल जंग के दौरान कि इसराइली जो सेहूनी जो हैं वो बहुत ही डरपोक हैं। ठीक है, और एक जो हवा बना के खड़ा किया गया है सेहूनी को इस खिते के अंदर, वो क्लैरिटी के साथ वाइप आउट हो गया कि कुछ नहीं है। और मैं कहता हूँ फेस सेविंग दे दी सबको। ईरान ने कतर पे क्या नाम है, खाली बेस के ऊपर 2-3 मिसाइल ठोक दिए। ठीक है,
उसके बाद 2 बम आके उसने इधर मार दी। उसके ऊपर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और रिसर्चेज आ रही हैं कि जितनी वो डेप्थ में फरवोदो का जो उनका रिसर्च है, हाँ जी। क्या नाम है, रिसर्च सेंटर है एटमी एनर्जी का, वो इतना डीप है कि वहाँ तक उनके वो बम क्या नाम ब्लास्ट है, ये जो हमारे नहीं गया उसके बम जो असरात हैं ये बस्टर बम्बर बस्टर बम जो हैं वो नहीं जा सकते, वो भी क्लियर हो गई। ठीक है, उधर से ईरान ने इतना कुट बांध दिया उसको, क्या नाम है, इसराइल को, क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन मीडिया कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कंट्रोल निकल नहीं रहा, तो वो उनकी भी ज़रा थोड़ी सी उनको अभी फेस सेविंग मिल गई, सबकी फेस सेविंग मिल गई। एक एक जैसे ना गुडविल जेस्चर पे सब कुछ क्लोज हो गया, लेकिन ये अब इतनी जल्दी क्लोज होने वाला नहीं है। लड़ाई जो है इकॉनमी की है, दुनिया ने जीतना इकॉनमी के साथ है। जिसकी इकॉनमी मजबूत होगी वो सर्वाइव करेगा, वो असर्ट करेगा। तो हमने उस वक्त बात की, द डे ईरान पार्लियामेंट सेज कि भाई हम अपना हरमस बंद कर रहे हैं, ठीक है, अपना हरमस बंद करने की उन्होंने बात की है, और उन्होंने कहा यहाँ से कोई चीज़ गुजर के दिखाए। वहाँ से सिर्फ तेल नहीं गुजरता, दुनिया की मेजॉरिटी ट्रेड गुजरती है, ठीक है, कार्गो गुजरते हैं। वो एक यूं है, देखें यूं ऊपर समंदर से आ रहा है, यूं एक रास्ता है, यूं कट लगता है, यूं जाता है, ये यूं बीच में एक यूं रास्ता बना हुआ है, वी बना हुआ है, उसके अंदर से गुजर के तो कौन सी है गुजरता है। तो वो उसने कहा कि मैंने बंद कर दिया, अब यहाँ से गुजर के दिखाया। ये वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से पूरी दुनिया को ना प्रॉब्लम हो गई कि ये बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया इसकी 1 हफ्ते 10 दिन की बंदिश बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिर्फ अच्छा। 1 हफ्ते से 10 दिन की बंदिश, क्योंकि जब उसने सिर्फ ये कहा बंद कर रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। उधर अब देखें, हम कहते हैं ट्रंप ने एक ट्वीट की, ट्रुथ सोशल के ऊपर अपनी एक स्टेटमेंट दी, और चीज़ों इस तरह स्टेटमेंटों से ये जंगें बंद नहीं होती। बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर डिस्कशंस, चैनल जो एक्टिव हुए हुए थे वो चीज़ें कर रहे थे, उसमें हमारा रोल बेतहाशा है। हमारी हुकूमत का, हमारे जो क्या नाम है फील्ड मार्शल का, और हमारे क्या नाम है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये एक जिसे कहते हैं ना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और कोऑर्डिनेटेड तरीके से चल रहे थे। हमें कहीं पे कोई फेस नजर आता है, कहीं पे नजर नहीं आता, तो ये इट्स पार्ट ऑफ द डिप्लोमेसी कि आपको कहीं पे कोई फेस दिखा के कुछ किया जाता है, कहीं पे आप उस फेस दूसरे फेस को छुपा लेते हैं, वो जाके काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये वो काम किया गया, सबने अपना रोल अदा किया, तो जंग टल गई। और जंग नहीं होनी, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, मैं फिर बात करता हूँ। तीसरी जंग अजीम इतनी आसानी से नहीं शुरू होनी, अगर वो शुरू हो गई तो इतनी आसानी से बंद नहीं होनी। तीसरी जंग अजीम हुई तो आप याद रखें, दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब ये आप ये तो जो हो गया हमारा क्या नाम है ट्रंप वाला जो मामला है। दूसरा है ऑयल वाला मामला। ठीक है, ऑयल की बात करनी थी ना हमने, जो आपने मुझे कहा ऑयल का, तो ऑयल मेरा का इसमें जवाब भाई सवाल ये है, वो जो चाइना के तनाजुर में ट्रंप ने कहा कि चाइना ईरान से जी तेल खरीद जी सकता जी, है। मैं वही आपसे कह अब रहा हूँ। उसमें ये कहा जा रहा है अगर ईरान को ये थोड़ी सी फेवर मिल जाती है तो जो अरब रियासतें हैं जो ऑयल अब जिनके पास ऑयल बम है ना एक तरह का, हाँ, कि जिनकी सारी आप ये कह रहे हैं कि ऑयल इकोनॉमी, रिच कंट्री। हाँ जी ठीक है, वो फिर कहाँ स्टैंड करेंगी, और ये खित्ते में इकोनॉमिकली भी बैलेंस ऑफ पावर होगा, आप देख जी रहे हैं। देखें, अगर ईरान के ऊपर इतना बमबारी करवाई गई, ईरान को इतना तबाह करवाया गया, तो ईरान को अब स्पेस भी तो देनी है, दोबारा जिंदा करना है, इलाके का थानेदार चेकमेट भी तो रखना है ना। हमेशा ईरान से डराया अरबों को, ठीक है, अगर ईरान की बिल्कुल कमर तोड़ देंगे तो जिनको डराते हैं उनको कैसे आप डराएंगे। दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। तो ये मेरा अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है। मेरा शायद देखने का लेंस जो है वो इस तरह का है। तो ईरान को और चाइना को फ़ायदा है ईरान से तेल लेने का। अच्छा, वो चाइना जो है उसकी कोई कंजम्पशन कम नहीं होगी, या वो ये जो बाकी दूसरे मुल्कों से लेता है तो उसकी कम होगी। चाइना इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उसकी इतनी तेज़ी से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उसके वो ईरान से भी ऑयल लेगा ना, उसको कोई बाकी अरब को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ईरान को फ़ायदा होगा कि ईरान के पास जो लीगल तरीके से ऑयल की सप्लाई जाएगी, इसका एक और एडवांटेज आपको नज़र आएगा कि जो ईरान से चाइना तेल लेकर हो सकता है पाकिस्तान के लिए। इसमें एक बात मैं और कहता हूँ, इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। वो कैच ये है कि ये एक टाइम है कि इस वक्त अगर अरब जो है GCC जिसको हम कहते हैं गल्फ कंट्रीज इकट्ठे हो जाएं, सिर्फ ये वो टाइम है, कैसा टाइम है कि ये इकट्ठे हो जाएं, और क्योंकि सबको नज़र आ गया कि इसराइल के पल्ले कुछ नहीं है, अगर इसराइल के पीछे अमेरिका अबू जी नहीं खड़े हुए तो इसराइल कुछ नहीं है। तो दिस इज़ द टाइम। ईरान को मार पड़ गई, ईरान भी इस वक्त क्या नाम है, अगर ये इकट्ठे हो के सिर्फ एक झटका देना है, इसराइल ज़ीरो हो जाना है, और इसराइल ज़ीरो होना तो गज़ा भी आपका बहाल हो जाना है। लेकिन मसला ये है कि शायद गज़ा किसी के
उसमें नहीं है, एजेंडे में नहीं है, तो इस वजह से गजा के मसाइल चलते रहेंगे और इसराइल को दोबारा बिल्डअप किया जाएगा, इधर से ईरान को बिल्डअप किया जाएगा। मेरे ख्याल में वो स्ट्रेटेजिक चीज़ें जो पहले चल रही थी चीज़ें उसमें चलेंगी, लेकिन रोल जो है इसमें बहुत बड़ा इफेक्टिवली बड़ा है जिसमें वो चाइना का है। पाकिस्तान का डेफिनेटली, जो पाकिस्तान 20-25 साल बहुत एक अपनी मुश्किल हालात देखे गुजारे, उसमें स्ट्रेटजिक और चीज़ों को बहुत इंगेज किया, इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इंगेज किया, क्या नाम है, चलें टेररिज्म के जवाब भाई, जरिए। बहुत शुक्रिया। हम ना आपसे दो टॉपिक स्पेसिफिकली, ये जो है ना कंटिन्यूटी है, ये इशू ख़त्म होने वाला तो नहीं है कि ईरान इसराइल तनाज़ा, अमेरिका की एंट्री, फिर सीज़ फायर और गल्फ़ कंट्रीज़ को, अरब कंट्रीज़ को क्या सीखने की ज़रूरत है और गज़ा कहाँ स्टैंड करेगा, और ये कि फिर ये चाइना, पाकिस्तान, ईरान से इनको क्या फ़ायदा होगा या क्या बैलेंस ऑफ पावर होगा, ये अलग एक मौजू है। इंशाअल्लाह ताला हम अलग से एक एक टॉपिक पर बात करेंगे।